Swayam Prabha. Digital India. Educated India. पिछले लेक्चर में हमने आइसोस्टेसी पे बात किया था और उसमें ये चर्चा की थी कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हम लोग बात करते हैं, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, वो बायोन्टली कैसे बैलेंस करती है अपने आप को एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। तो अगर ये ऊपर से अगर मान लो कि हम लोग कहते हैं कि ये इरोड हो रही हैं या तो इसमें उसका मलबा हट रहा है इरोजन की वजह से, तो वो अपने आप को एक बैलेंस करके ये ऊपर आता है करके। तो इस बारे में हमने बात किया था कि वो अपने आप को लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में लेके आती है। और फिर हमने ये भी चर्चा की थी उसमें कि लो डेंसिटी की जो भी प्लेट्स होंगी वो जो है वो फ्लोट हाई करेगी और उसकी रूट्स डीप होगी, और इसी तरह से उल्टा होगा आपका हाई डेंसिटी की प्लेट्स का। तो ये एग्जांपल हमने बात की थी कि अगर मान लो कि आपके पास वुड ब्लॉक्स हैं और लाइटर ब्लॉक्स हैं जो कि वेट में और डेंसिटी में लाइट हैं, तो वो आपके जो फ्लोट भी हाई करेंगे और उसका रूट्स भी डीप होगी, वो गहराई तक उसका वो जाएंगे करके। तो और ये बेस्ट एग्जांपल है एक हमारे यहाँ का जो कि हम अभी बता देते हैं कि हिमालय जो है वो काफ़ी उसकी रूट्स काफ़ी डीप हैं करके, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो लाइटर डेंसिटी की होती है, और इसी तरह से जो हाई डेंसिटी की प्लेट्स हैं वो हमारी ओशनिक प्लेट्स होती हैं। तो वो आपकी फ्लोट लो भी करती है और शैलो भी रहता है उसकी रूट्स। तो ये एग्जांपल एक हमने बात किया था कि माउंटेन्स किस तरह से ज़्यादातर जो है वो ऊपर दिखते हैं और उसका रीजंस क्या है ये भी बताया था। और अगर मान लो कि उसका उदाहरण दूसरा भी लिया जाए कि हम लोग आइसबर्ग को ले लें जो कि बर्फ़ है, बर्फ़ की एक चट्टान है करके, उसको ले लें तो वो कैसे फ्लोट करेगी पानी पे करके। और वो डेंसिटी पे अगेन डिपेंड करता है, पानी का डेंसिटी और जो आइसबर्ग का डेंसिटी है जो उस पर डिपेंड करता है करके कितना फ्लोट करेगा करके। तो अमूमन ये देखा गया है कि ये बात भी हुई थी कि हमारी जो ओशनिक प्लेट है उसका 3 to 3.2 के आसपास का उसका डेंसिटी होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट उससे हल्की होती है, 2.8 के आसपास की है। और मेंटल जो है आपका, वो मेंटल का आपका करीब करीब 3.4 के आसपास है। तो ये जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट डीपर भी रहती है और ये फ्लोट भी ऊपर करती है करके। इसी का उदाहरण एक हमने बात की थी कि अगर मान लो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और वो अगर हम लोग उसको डिफॉर्म करते हैं, दोनों तरफ से उसका दबाव बनाते हैं, तो वो ऊपर भी बल्ज करेगी एज वेल एज वो नीचे भी बल्ज करेगी। तो नीचे जो बल्ज होगा आपका वो आपका रूट्स की तरह काम करेगा और वो गहराई तक जाएगा करके। तो इसी तरह से ऊपर का अगर मान लो कि हम लोग ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर हम लोग इरोड करते हैं तो ये पोर्शन जो है ये जब भी इरोड होगा तो ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा करके। तो इसी का एग्जांपल हमने यहाँ पे समझाया था इस तरह से कि मान लो कि ये अगर इरोड होता है तो ये पोर्शन जो है ये अपलिफ्ट होता रहेगा, और इसकी यहाँ पे ये डैश लाइन से इसको समझाया गया ये, और ऊपर भी डैश लाइन से समझाया गया कि पहले ये टोपोग्राफी थी बाद में ये थी। इसी तरह से इसकी रिस्पेक्टिव टोपोग्राफी जो सबसरफेस थी वो ये थी करके। तो समय आएगा अगर मान लो कि पूरा खर्च हो गया, पूरा जो भी इसका रूट्स थे और जो भी इसका नीचे पोर्शन था वो अगर खर्च हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, तो एक समय आएगा कहीं ना कहीं ये दुनिया में होगा, इस धरती पे होगा ये एग्जाम्पल कि ये एक प्लेन बन जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर आने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग ने ये आइसोस्टेसी के ऊपर बात किया था करके। अब आते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग जो है ये एक हिमालय के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग उस दिन कि हिमालय में मान लो कि हम लोग का ये रहता है करके, तो ये हिमालय में डिफॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि इसी के आगे हम लोग बात करेंगे करके। तो अगर ये कुछ हमारे पास वीडियोस हैं इस पे बात करते हैं करके कि ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है। तो ये बड़ी सरल तरीके से जिसको हम लोग कहते हैं सैंडबॉक्स मॉडल, उसमें हमने इसको एक कोशिश की थी कि इसको दर्शाया जाए कि कैसे होता है। तो एग्जैक्ट रिप्लिका तो नहीं है ये, लेकिन एक हमारी कोशिश थी
कि इसमें, क्योंकि आगे जो भी हम लोग इस पे बात करेंगे, जो भी आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, वो ये होगा कि फॉल्ट लाइंस कैसे डेवलप होती है और फिर ये डिफॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मैंने एक पिछले लेक्चर में कहा था कि हिमालय जो है वो एक सिंगल माउंटेन चेन नहीं है, मल्टीपल माउंटेन चेन्स हैं। इसीलिए हम लोग जब कहते हैं कि हिमाद्री यानी हायर हिमालयास है, लेसर हिमालयास है और सब हिमालयास, जिसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही है करके। तो ये हम लोग मान लें कि ये वाला अपना पोर्शन जो है वो आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है इस तरफ का, और ये हमारा जो है ये हिमालय की साइड का हिस्सा है, या तो हम कहें कि इसको हम लोग तिब्बतियन प्लेट भी कह सकते हैं, ये प्लेट भी हो सकता है करके। तो हम लोग इसको अगर मान लें, और ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है इस तरफ करके, तो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरफ है। अब हमारा जो है कि इंडियन प्लेट भी इस तरफ मूव कर रही है, और आपका जो है तिब्बतियन प्लेट अगर हम लोग स्टेशनरी लेते हैं तो इंडियन प्लेट मूव कर रही है। लेकिन हालांकि इसमें हमने उसको कोशिश की है, क्योंकि हम उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे, हालांकि कि भाई इंडियन प्लेट है वो नीचे जाए करके या तो उससे टकराव हो करके। हालांकि अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी जो तिब्बतियन प्लेट है इनिशियली तो ये नीचे गई आपकी इस तरह से, सॉरी एक हम लोग इसको जो है ये इंडियन प्लेट जो था वो इस तरह से नीचे गया करके। इस पे हम लोग आगे आगे जाके चर्चा करेंगे। और फिर ये आपका तिब्बतियन प्लेट जो है इसके साथ ये माउंटेन्स बनना शुरू हुए, ये माउंटेन्स हैं आपके। तो इसको हम लोग कहते हैं यूजुअली सबडक्शन जोन्स एक्चुअली। तो सबडक्शन जोन कब होता है ये भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि ये नीचे तो नहीं जा रहा है बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो है ये टकराव इसमें पैदा हो रहा है यहाँ पे। तो नीचे के हिस्से में नहीं कुछ हो रहा है करके, तो ये टकराव है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल। एक तो हम लोग ने कहा कि जो प्लेट्स नीचे आती थी उसको सबडक्शन कहते हैं, और दूसरा जो है ये वाला जो अभी जो प्रेजेंट हाल है, जो स्थिति है वो है, इसको हम लोग कहते हैं कि आपका कोलिशन। सो अभी कोलिशन की स्थिति है दो प्लेट के बीच में। आइए अब देखते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग इस तरह से ये अगर एक्सपेरिमेंट में क्या हमको मिलता है और किस तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमने दूसरा, जैसे मैंने कहा है कि हमने इसमें सैंडबॉक्स मॉडल के बारे में बात की है। तो सैंडबॉक्स में यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जितनी भी हैं ये मतलब सिल्ट साइज़ है एक, फिर ये सैंड है, कोर्स सैंड है ये, और इसी तरह से हमने इसका लेयर्स बनाए हैं, ये भी कोर्स सैंड है और ये सिल्ट है आपका। तो ये लेयर्स इसलिए बनाए थोड़ा सा कि ताकि हमको इसमें थोड़ा अंतर नज़र आए जब ये डिफॉर्मेशन हो। तो हम इसको चला के बताते हैं, वीडियो आप देखिएगा इसको कि कैसे दिखता है ये करके। तो आप ज़रा इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे, यहाँ पे ये स्क्रू हैं, हमने इसको मूव कर रहे हैं स्लोली, जैसे कि हम लोग ये सोचे कि ये प्लेट मूव कर रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मूवमेंट हो रहा है आपका इसका करके। और स्लोली आप देखना, इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया करके। तो यही एग्जैक्टली जो है आपका ये फोल्डिंग बन रही है, इसको हम लोग कहते हैं फोल्ड्स। तो हिमालय को भी क्या कहा जाता है, हिमालय को जो है फोल्डेड माउंटेन चेन है ये करके। तो हिमालय को हम लोग कहते हैं कि हिमालय इज़ जो है वो फोल्डेड माउंटेन चेन है। और ये एक श्रृंखला नहीं है, ये काफ़ी श्रृंखलाएँ हैं जैसे मैंने बताया आपका।
अब इसी तरह से इसको भी हमने थोड़ा सा ये दूसरा एक वीडियो है वो हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये आप देखेंगे ये फ़ोटोग्राफ है जो कि फाइनली उसी से हुआ है। तो जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि एक माउंटेन्स बनना शुरू हुए, तो ये आप देखेंगे कि ये साइड से आपका जो सेक्शन व्यू है उसमें आप देखेंगे तो ये पूरा आपका इस तरह से ऊपर चढ़ गया पूरा, और इसको हम लोग कहते हैं सूचर जोन। तो ये सबसे पहला जो कोलिजन हुआ दो प्लेट के बीच में जब टकराव हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सूचर जोन। और ये जो बने हैं आपके, अगर हम इसको ध्यान से अगर देखें तो ये आपका इस तरह से आ रहा है, ये फोल्ड्स हैं सारे, और ये फोल्ड सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, लेकिन इसकी टोपोग्राफी भी है एक करके। और इसी तरह से अभी ये जो है ये आगे भी बनना शुरू हो गया करके। तो ये इंडोगैंजेटिक प्लेन की तरफ बन रहा है। इसी तरह से फ्यूचर में ये होगा कि जो हमारा सब हिमालय है या तो शिवालिक्स हैं, वो भी उसके आगे भी एक कोई श्रृंखला बनेगी करके, और ये तय है, ये होगा आगे करके। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग इससे समझने की कोशिश की है कि किस तरह से बन रहा है। अभी इसको भी थोड़ा सा हम लोग चला लेते हैं तो देखें आपको क्या समझ आ रहा है इसमें करके। तो हमने इसको और डिफ़ॉर्म करने की कोशिश की है, और ये वाला पार्ट है जो कि हमने, आप अगर देखें इसमें तो इस पोर्शन में आपको ये टोपोग्राफी भी दिख रही है यहाँ पे। ये पोर्शन अगर आप देखेंगे, हमने एक आगे का भी फ़ोटोग्राफ है हमारे पास, वो दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो है ये फ्रंटल टोपोग्राफी है। तो इसी तरह से ये जो लाइनें निकल रही हैं जिसको हम लोग यहाँ से लगाएं, अगर मान लो ये वाला, तो ये हम लोग कहते हैं इसको फॉल्ट लाइन्स। एक्चुअली ये जो है आपकी फॉल्ट लाइन्स हैं सारी। तो तमाम इस तरह की फॉल्ट लाइन्स हैं, ये फॉल्ट प्लेन कहेंगे हम लोग। हालांकि इसको सरफेस पे जब आएगा, ये यहाँ से अगर इस सरफेस पे है तो इसको फॉल्ट लाइन कहेंगे, और ये जो है ये सेक्शन में जो हम लोग देख रहे हैं सारे आपके फॉल्ट प्लेन हैं। तो ये फॉल्ट प्लेन्स जो हैं ये डिफरेंट, इसका नामकरण किया गया है, जिसको हम लोग फ्रंटल वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं HFT। ये हम लोग बाद में बात करेंगे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट क्या होता है, और एक नॉमेनक्लेचर है थ्रस्ट का, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स होते हैं, फिर आपके नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हिमालय में ज़्यादातर ये पाया गया है कि थ्रस्ट फॉल्ट्स हैं करके। तो जहाँ की आपका एक जो ब्लॉक है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है करके, तो वो बात है करके। हालांकि यहाँ पे अब जो ये देख लें हम लोग कि दूसरा जो हमारा ये जो मतलब इस तरह के माउंटेन चेन्स बनते हैं, तो वो आपका किस तरह से बनते हैं इसे कुछ समझने की कोशिश की है करके। तो टेक्टोनिक्स एक जो है ये भी हमने उस दिन चर्चा की थी कि एक यूनिफाइड थ्योरी है जिसमें हम लोग डिफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं और पिछली हिस्ट्री को भी इसमें खोज सकते हैं। ये क्लोजअप फोटोग्राफ है जिसमें हम आपको बता रहे थे कि ये टोपोग्राफी बनी है आपका। अब आप देखें ध्यान से तो ये जो है ये टोपोग्राफी बनी है, ये बहुत ही बढ़िया सा आपका एक टोपोग्राफी बना रहा है करके। और ये जो हैं ये सारे आपके फॉल्ट प्लेन्स हैं करके। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और ये ज़्यादातर हमारे जो उसके बच्चे हैं, मास्टर्स के हैं या तो फिर BS के हैं या तो BTech के बच्चे हैं, वो इसको हम लोग कहते हैं कि तुम परफॉर्म करो। जैसे मैं बता रहा था कि सिल्ट और ये करके, तो इसमें हमने कलर मिला के उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है, तो ये कोर्स सैंड है आपका और ये बेसिकली फाइन सिल्ट है, तो वो किया था। आप हालांकि ग्रैन्यूल से भी बना सकते हैं, इसमें आप कुछ एंगल भी दे सकते हैं जिस पे ये मूव कर रहा है पूरा के पटरा जो है उसको भी एंगल दे के आप दूसरे डिफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं करके। ये भी एक तस्वीर है, आप टोपोग्राफी ऊपर देख सकते हैं जिस तरह की ये आपकी वेवी लाइंस जो बन रही हैं, ये आपकी एक्चुअली तो टोपोग्राफी है और यही फॉल्ट लाइंस हैं आपकी करके सारी। तो ये चीज़ें आसान होती हैं जब हम लोग इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हिमालय कैसे बना होगा एक्चुअली। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे और आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो बातें हुई हमारी, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा और फ्यूचर में जब भी बात होती है तो हम इसको रेफ़र करते रहेंगे करके। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें काफ़ी तमाम प्लेट्स हैं, डज़न से ज़्यादा इस तरह की प्लेट्स हैं और ये सारी छोटी छोटी प्लेट्स बताई गई हैं और ये एक बाउंड्री के तहत एक दूसरे से जुड़ी हैं या टकरा रही हैं या किसी के अंदर जा रही हैं, ये एक बाउंड्री बनी हुई है करके।
और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपकी जो इसकी डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो जो हेवियर होगा वो नीचे जाएगा और जो बराबर सा होगा वो आपस में टकराएगा करके। तो उस पर जब हम लोग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात करते हैं तब ध्यान उस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो प्रोसेस है पूरा के पूरा ये काफ़ी पुराना है इन सेंस ऑफ कि हम लोग चंद वर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें ये बात हो रही है काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स की बात हो रही है करके यहाँ पे। तो ये जो है ये धरती का जो एज जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मेजरमेंट करके उसको निकाला गया था कि वो करीब करीब आपका 4,600 मिलियन ईयर्स का है आपका। बहुत ही पुरानी ये मतलब ये सतहें बनी हैं और ये धीरे धीरे इसमें बदलाव आए हैं और उसके बाद इसका जो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी था उसके बारे में बात की है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने इसलिए बताया आपका कि जब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि ये किस समय हुआ होगा करके, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। हालांकि हैज़ार्ड के लिए जो हम लोग अर्थक्वेक से रिलेटेड हैज़ार्ड की बात करते हैं और जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आए या तो क्लाइमेट में आए वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसमें जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो चेंजेस देखे गए थे वो इस पीरियड में देखे गए थे। ये था पीरियड आपका क्वाटरनरी, जिसमें हम लोग चेंजेस की अगर बात करते हैं तो ग्लेशियल इंटरग्लेशियल जो साइकिल्स थी वो इसमें ज़्यादातर पाई गई थी कि भाई एक बार बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट हो गया, फिर उसके बाद आपका वार्म क्लाइमेट आया। अभी भी हम लोग उसी साइकिल में हैं एक्चुअली, और वो साइकिल जो है ग्लेशियल जो होता है वो कोल्ड क्लाइमेट होगा, इंटरग्लेशियल होगा थोड़ा वार्मर होगा। तो जब कोल्ड क्लाइमेट है तब सी लेवल आपका जो है ड्रॉप करेगा, जब आपका वार्मर क्लाइमेट होगा तो सी लेवल भी ऊपर जाएगा और बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू होती है। तो अभी हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं करके। अभी कितनी गर्मी पड़ेगी और ये तो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो ये जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है इसको थोड़ा सा समझिए कि ये एक कहा गया है इसको ईओन, जिसमें मोटे मोटे हिस्से जो हैं वो इस तरह से बांटे गए हैं कि ये आपका पूरा प्रीकैम्बियन है और उसमें जो है सब उसकी क्लासिफिकेशन जो है हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटोजोइक है और फेनेरोजोइक है आपका। फिर आता है ईरा इसमें। तो ईरा में जो है आपका कोई डिवीजन यहाँ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो फेनेरोजोइक में है ये पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक ईरा दिया है। और ये सेनोजोइक आपका जो है वो आपका यहाँ पे ये है ईरा, ये है। अब ईरा को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पीरियड में जो हम लोग ऊपर वाला पीरियड ले लें या तो ईरा को इसी में ही अगर हम लोग देखते हैं जो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक जो है ये वाला पोर्शन जो है इसको देखते हैं तो ये फर्दर आपके सब डिवीज़न पीरियड में है करके। हमारा ज़्यादातर जो है इंटरेस्ट रहता है जो कि पिछला क्लाइमेट और इसको बात करते हैं तो वो लोग ज़्यादातर मेसोजोइक की बात करते हैं करके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सबसे फेमस पीरियड है जो कि आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में, जो कि जुरासिक पार्क करके एक मूवी भी आई थी। यहाँ पे डायनासोर्स के बारे में ज़्यादा लोग देखते हैं करके। हम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि हैज़ार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला पीरियड जो है क्वाटरनरी और टर्शरी को ज़्यादातर लेते हैं। क्वाटरनरी में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो होती है जो कि क्वाटरनरी और टर्शरी के ट्रांजिशन पे होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यू टेक्टोनिक्स। और जो क्वाटरनरी में हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादातर कहते हैं एक्टिव टेक्टोनिक्स। लेकिन हम लोग जो एम्फसाइज करते हैं, जिस पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं करके इस तरह की स्टडीज़ के बारे में अर्थक्वेक्स के और इसके, तो वो हम लोग जो है वो इपॉक, ये पीरियड के बाद जो है ये इपॉक आता है। इपॉक में सब डिवीज़न है। तो होलोसीन जो है ये करीब करीब 10,000 वर्ष का है, मतलब 10,000 वर्ष से शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अब कुछ स्टडीज़ ये बता रही हैं कि हमारा जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसका ये होलोसीन एंड हो गया है और एक जो नया जो साइकिल शुरू हुआ है वो एंथ्रोपोसीन करके उसका नामकरण करने की कोशिश की। हालांकि इसके एविडेंस जो हैं वो बहुत लोकेशंस पे नहीं मिले हैं, अभी भी इस पे डिबेट चल रहा है करके।
तो ये आगे हो सकता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया है एनवायरनमेंट पे कि उस पीरियड जो है उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि आपके क्लाइमेट में मिल रहा है, सॉइल्स में मिल रहा है, टोपोग्राफी में मिल रहा है। तो इस तरह से करके इसको भी आपका आगे एक सब डिवीज़न होगा, इपॉक जो होगा वो होगा आपका एंथ्रोपोसीन। तो होलोसीन जो है वो 10,000 वर्ष का है, और आपका जो प्लेइस्टोसीन और होलोसीन को दोनों को मिलाते हैं तो ये आपका बनता है क्वाटरनरी। तो ये है आपका करीब करीब 1.8 मिलियन ईयर्स। कहीं कहीं पे कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें या तो रिसर्च है उसमें 2.0 मिलियन ईयर्स भी लिया गया है। तो ये एक मोटा मोटा एक आपका टाइम स्केल है करके। अब मैंने बात की थी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने काफ़ी वर्षों पहले करीब करीब 1912 में इन्होंने एक थ्योरी दी। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, मीटियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि भाई कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी जगह से ड्रिफ्ट हुए हैं करके, ड्रिफ्ट यानी मूव हुए हैं वो करके। लोगों ने इसको माना नहीं करके, और इन्होंने फिर भी वो थ्योरी तो दी करके कि भाई ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के बारे में बात हुई थी। ये तो 1912 में इन्होंने इस पर चर्चा की करके। तो इन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि भाई पहले ये एक ही लैंड मास था पूरा, जो कि सब सारी प्लेट्स जो थी वो एक साथ थी, और उसको उन्होंने नामकरण किया पैंजिया करके। पैंजिया का मतलब जो होता है मीन्स ऑल लैंड, मतलब एक ही लैंड मास था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये पहले था, लेकिन अब ये अलग अलग दिशाओं में मूव किया है और ये ड्रिफ्ट हुआ है अपनी जगह से करके, ये एक जगह पे नहीं रहा। तो इस चीज़ों को लोगों ने माना नहीं, और इनका बहुत ही सिंपल तरीका था जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो बचपन में बच्चों को दिया करते हैं, छोटे बच्चों को, कि भाई आप ये पज़ल खेलिए करके इसमें ना, कि ये इसका जो हिस्सा है ये किससे जुड़ेगा, और कुछ करके एक चित्र बनता है करके उसका। तो इसी तरह से उन्होंने धरती पे ये जो प्लेट्स थी उसका एक चित्र बनाने की कोशिश की करके, और उन्होंने कहा कि देखिए भाई कि ये जो आपका साउथ अमेरिका है इसकी बाउंड्री और साउथ अफ्रीका की जो बाउंड्री है ये आपकी बहुत ही सटीक तरीके से एक दूसरे के अंदर बैठती है। तो ये जो बाउंड्री जो रेड लाइन दिखाई है आपको, इसको अगर आप मैच करोगे तो ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएगा करके, ये कुछ इस तरह से फिट हो रहा है आपका करके। तो ये जो फिटिंग था, इन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी सिमिलरिटी है, तो ये किसी ज़माने में ये दोनों साथ में रहे होंगे करके। इसी तरह से उन्होंने बाकी प्लेट्स का भी बारे में सोचा, और उसके बारे में भी उसके भी आकार को देखा और समझा कि तो ये एक थ्योरी तब से हुई। लेकिन लेटर ऑन लोगों ने इसको माना कि ये है और ये हकीकत है। और अभी का हाल ये है कि अब तो जीपीएस स्टेशंस हैं, हर प्लेट के ऊपर जीपीएस स्टेशंस लगे हैं तमाम। तो वो जीपीएस स्टेशंस आपको बताते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट सेम नहीं रहते, हर साल बदलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसीलिए अगर आप इवन मान लो कि 5 साल 6 साल पहले आपने कोई गूगल अर्थ पे, अभी तब तो गूगल अर्थ आ गई है और गूगल मैप्स भी यूज़ करते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया आपने और उसी पॉइंट को, उस जगह को वापस आप लोकेट करोगे और उसका कोऑर्डिनेट होगे तो सेम नहीं होगा उसका कोऑर्डिनेट्स। सो ये एक चीज़ बताती है कि आपका जो प्लेट मोशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इस ओवरऑल टोपोग्राफी डेवलप करने में। तो ये जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि पहले एक ऑल मास था, सब सारे लैंड एक साथ थे, तो उन्होंने एक बताया कि इसको हम लोग कहते हैं पेंजिया, जहाँ पे आपका सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे करके, ये अलग अलग नहीं थे। जिसमें इसमें यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है आपका करके, यहाँ पे ये इंडिया बैठा हुआ है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, और ये टिबेटियन साइड है आपका, ये टिबेटियन प्लेट है करके। तो कुछ जो प्लेट्स हैं वो, और हालांकि इसके बारे में अगर इंडिया के बारे में हम लोग बताएंगे तो ये इक्वेटर यहाँ से जा रहा है आपका, तो इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में था ये। तो अभी कहाँ हैं हम लोग, तो नॉर्थ में हैं हम लोग तो अभी करके। तो ये कैसे हुआ करके, तो ये एक बाउंड्री ही मैच करना, सब साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो है, जमात है इनकी, उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ इतनी बात से तो हम लोग कैसे माने इसको कि भाई ये एक साथ थे सारे के सारे।
तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग इस पे और काम करते हैं और इस पे पता लगाएं कि क्या था करके। अब सवाल ये था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग इस बारे में चर्चा करना चाहें और ये सोचें कि भाई ये एक साथ थे, तो ये बात होती है कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट था, वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो भी सेम रहा होगा, पेड़ पौधे और जानवर भी उसी समय जो रहे होंगे, तो ये कॉन्टिनेंट्स में दोनों में सेम होंगे करके। तो ये चीज़ें हुई। तो फिर उन्होंने फर्दर जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई और उसके बारे में जो भी पर्चे छापे गए, उसमें ये कहा कि ठीक है भाई, आपका जो इक्वेटर के साउथ में है वो आपका जो लैंड मास है उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड मास, और जो नॉर्थ में है उसको लुरेशिया कहते हैं करके। तो जिसमें लुरेशिया में आपका यूरेशिया आ गया और नॉर्थ अमेरिका आ गया, गोंडवाना में आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग आ गए सारे करके। तो ये अब यहाँ से शुरू हुआ। तो इन्होंने बाउंड्रीज तो काफ़ी हद तक मैच करी। फिर उन्होंने डिटेल स्टडी की इसकी फ्लोराज एंड फौनाज की, मतलब पेड़ पौधों की भी की और जानवरों की भी की करके, जिसमें इन्होंने पाया कि काफ़ी हद तक ये सिमिलर हैं, जो कि ये चित्र एक दर्शाता है कि ये जो हैं ये सारे एक तरह की जो भी आपके फॉसिल्स मिले उनको, उस पे ये तय किया गया कि ये भाई ये सारे एक ही समान थे और एक ही प्रजाति के थे करके, और जो कि यहाँ पे उस समय उनका रहना था करके। अब दूसरा एक एविडेंस उनको ये दिखा कि भाई ये अगर मान लो कि ये साउथ पोल की तरफ जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे आपके, और साउथ पोल जो हम लोग देखते हैं आज भी देखते हैं कि वो आपका काफ़ी ठंडा प्रदेश माना जाता है, ठंडा इलाका माना जाता है करके, जहाँ पे ग्लेशियर्स हमेशा पाए गए हैं करके। तो अब ये ग्लेशियर मूवमेंट्स के भी काफ़ी एविडेंस होते हैं। जब ग्लेशियर मूव करता है, ग्लेशियर आइस शीट जब मूव करती है, तो वो एक निशान छोड़ जाती है पत्थरों पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइएशंस। सो ये स्ट्राइएशंस जो थे ये काफ़ी क्लियर आपको वहाँ पे इसमें नज़र आए करके। तो ये इस पूरे इलाके में आपको ये एविडेंस मिले जो कि था आपका ग्लेशिएशन का। तो ये भी एक एविडेंस है। तो इसी तरह से इसके बेसिस पे ये तय हुआ कि भाई ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक जगह पे थे। तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आएंगे और इसी पे चर्चा करेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कैसे आपके मूव किए और इसमें कौन से पीरियड में किस तरह से इसका मूवमेंट हुआ। तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।